जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म एजुकेशन वाला आर के मेहता के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम सभी देखने वाले हैं क्लास 10 का। क्या देखने वाले हैं साथियों? तो भूगोल को देखने वाले हैं। किसको? भूगोल को देखने वाले हैं, यानी कि ज्योग्राफी को देखने वाले हैं साथियों। जो कि आज का अपना लेक्चर होने वाला है चैप्टर फर्स्ट का। कौन सा? चैप्टर फर्स्ट का आपका लेक्चर होने वाला है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? तो हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न को, यानी कि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। पूरा सॉल्यूशन करेंगे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन को आज के इस लेक्चर में। जो कि अपना चैप्टर का पहला जो आपका चैप्टर है, किसका? ज्योग्राफी का। इस चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। क्या है? भारत संसाधन एवं उपयोग। मतलब भारत में जो भी संसाधन है उसका उपयोग हम लोगों को किस प्रकार से करना चाहिए, इसके बारे में इस चैप्टर में आपको बताया गया है ना। तो पहले हम लोग देख लेते हैं संसाधन क्या होता है ना। संसाधन क्या होता है ये बताया गया है। उसके बाद हम लोग उपयोग को भी देखेंगे, यूज को भी देखेंगे कि हम लोगों को संसाधन कहाँ कहाँ उपयोग करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ताकि भारत का और हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारे राज्य का ज्यादा से ज्यादा उन्नत हो, विकास हो। इसके बारे में हम लोगों को इस लेक्चर में, इस चैप्टर में पढ़ाया गया है ना। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, बात कर लेते हैं संसाधन पर। किस पर? संसाधन पर। तो संसाधन को अगर देखा जाए तो हमारे पर्यावरण में जितने भी वस्तु उपलब्ध है, क्या वस्तु उपलब्ध है जिससे हम अपने जरूरत को, अपने आवश्यकता को पूरा करते हैं, वे सभी क्या है? संसाधन है। समझ में आया बात? संसाधन क्या होता है? पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनसे हम क्या करते हैं? अपने आवश्यकता को, अपने जरूरत को पूरा करते हैं, वे सभी क्या है? संसाधन है। ओके, आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज के इस प्यारे से लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपका जो फर्स्ट प्रश्न है, पहला प्रश्न है, संसाधनों को परिभाषित कीजिए यहाँ से। इससे पहले साथियों, आप सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ अगर आप सभी 10th एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, तो आप भी इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखिएगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ये वीडियो फायदा पहुंचा सके, लाभ पहुंचा सके। तो आइए बिना देर करते हुए आज के इस लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। और आज का अपना पहला प्रश्न है, संसाधनों को परिभाषित कीजिए। मतलब संसाधन क्या होता है, इसके बारे में आप सभी से इस लेक्चर में, इस प्रश्न में पूछा गया है। यह प्रश्न आपका 2015 में पूछा गया है, साथ ही साथ 2019 में भी ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो आपका जो प्रश्न है, क्या संसाधन को परिभाषित करना है, तो इसका हम लोग उत्तर देखते हैं, यानी कि आंसर देखते हैं। तो आंसर क्या होता है? तो आंसर होता है पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकता को, मानवीय जरूरत को, मानवीय आकांक्षा को पूरा करता है, वे सभी क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। ओके साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यहाँ पर जो बताया गया है कि पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है, जिससे मानव अपनी जरूरत को पूरा करता है। अगर हम लोग बात करें अथवा की और क्या इसका आंसर बन सकता है, तो इसका आंसर बन सकता है पर्यावरण के वे सारे अवयव जो तकनीक की सहायता से मानवीय जीवन की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम हो और मानवीय जीवन को सरल बनाने में सक्षम हो। किसमें साथियों? सरल बनाने में सक्षम हो। क्या कहलाता है पता है? संसाधन कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यहाँ तक संसाधन का परिभाषा तो बेसिकली समझ में आ ही गया होगा। और अगर हम लोग बात करें साथियों, तो संसाधन होने के लिए 2 शर्त आवश्यक बताया गया। कौन कौन सा शर्त? तो पहला शर्त है आपका आर्थिक रूप से संभव। क्या है? आर्थिक रूप से संभव संसाधन होने के लिए पहला शर्त। 2 शर्तों में से पहला शर्त है आर्थिक रूप से संभव। दूसरा है सामाजिक रूप से मान्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों? सामाजिक रूप से मान्य होना चाहिए। तब हम लोग क्या कहेंगे? संसाधन मानेंगे, अन्यथा संसाधन नहीं मानेंगे। तो बात करें कि आर्थिक रूप से संभव कहने का क्या अर्थ हुआ, तो आर्थिक रूप से संभव कहने का अर्थ है कि मान लिया जाए कि ये आपका, मान लेते हैं कि ये एक आपका मोबाइल फोन है ना। ये मोबाइल फोन बेसिकली आपका 10,000 के आसपास का होगा, तो इसको हम लोग यूज करते हैं ना। अगर बात करें, अगर ये बात करें कि ये जो आपका डिजिटल पैनल है ना,
ये आपका लगभग 1 से 1.5 लाख के आसपास का है। अगर यही होता, अगर आपका 1 से 1.5 करोड़ का, तो क्या हम लोग ये डिजिटल पैनल लगाते? नहीं लगाते। आप जो अभी क्या कर रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो वीडियो, है ना, ये वीडियो अब मोबाइल अगर होता 2 से 2.5-3 लाख का, तो आप लोग नहीं ले पाते। कुछ बच्चे लेते, कुछ नहीं ले पाते। अगर ये पैन मान लिया जाए कि आपको अगर मिलने लगे 1-2 लाख में, तो आप उतना खर्च नहीं करोगे। तो यही है कि ये आर्थिक रूप से संभव नहीं है। अगर बात करें हम लोग सामाजिक रूप से मानने की, किसकी? सामाजिक रूप से मान्य कहने का क्या अर्थ है? सामाजिक रूप से मान्य कहने का अर्थ यह साथियों कि अगर बात करें कि कोई मंदिर है ना, कोई मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, अगर उसके नीचे कितना भी बड़ा आपका संसाधन छुपा हुआ है, कितना ही खनिज का भंडार है, मैग्नीज का भंडार है, लौह अयस्क पाया जाता है, उसको हम लोग क्या करेंगे? तो मंदिर को तो तुड़वा नहीं सकते। मंदिर को तुड़वाने के लिए आपका समाज कभी भी आपको क्या नहीं देगा? आज्ञा नहीं देने वाला है कि आप मंदिर को जाइए, तुड़वा करके और उस संसाधन का उपयोग कीजिए। ऐसा कोई भी आपको नहीं बोलना है। मतलब कि ये संसाधन जो मंदिर के नीचे छुपा हुआ है, मस्जिद के नीचे छुपा हुआ है, गुरुद्वारा के नीचे छुपा हुआ है, वो सामाजिक रूप से मान्य नहीं है। उसको समाज जो है क्या नहीं करता? तो मान्यता नहीं देता है। समझ में आ गया होगा बात? ये 2 शर्त संसाधन जो मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे से फ्रेंड्स में ये वीडियो को शेयर भी लाजमी कर देना। आप सभी को उम्मीद करता हूं कि समझ में आया हो। तो बढ़िए, अब हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अपना नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? तो अपना नेक्स्ट और दूसरा प्रश्न कहता है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? प्राकृतिक संसाधन जो होता है उसका संरक्षण मतलब उसको बचाना, उसको संरक्षित करना क्यों आवश्यक है, ये आपसे पूछा गया साथियों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इससे पहले आंसर को देखने से पहले हम लोग बात करते हैं कि संसाधन बेसिकली होता कितने प्रकार का है। तो संसाधन जो होता है साथियों बेसिकली अपना 2 प्रकार का होता है। पहला आपका प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन। अगर हम लोग बात करें कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, तो प्रकृति द्वारा मतलब ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा, ईश्वर और अल्लाह के द्वारा मुफ्त में जो भी हमें पर्यावरण में संसाधन उपलब्ध कराया गया, क्या कहलाता है? प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। जैसे कि आपका जल हो गया, वायु हो गया, सूर्य ऊर्जा हो गया, है ना, ये सभी क्या आपका? तो ये सभी के सभी आपका प्राकृतिक संसाधन है। अगर हम लोग बात करें आगे इसके आंसर को, तो ये पहले देख लेते हैं 2017 में, 2019 में, फर्स्ट सिटिंग में भी और आपका सेकंड सिटिंग में भी पूछा गया। मतलब ये प्रश्न आपका 3 बार पूछा गया, 2017, 19 में, है ना। तो इस प्रश्न का हम लोग आंसर ढूंढे कि प्राकृतिक संसाधन को बनाना, बचाना, संरक्षण प्रदान करना क्यों आवश्यक है। पहली बात मैंने आपको यहाँ पर बताया एक बात कि प्राकृतिक संसाधन जो होता है ना, वो हमें ईश्वर के द्वारा मुफ्त में दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। इसके लिए हमें कोई भी पेमेंट करना नहीं पड़ता। तो जब किसी भी मनुष्य को पेमेंट करना नहीं पड़ता, पैसा नहीं देना पड़ता, तो वो मनुष्य क्या करता है? उसका दुरुपयोग करने लगता है, मतलब गलत ढंग से उपयोग करने लगता है। समझ में आया बात? तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग जो है प्राकृतिक संसाधन का भी उपयोग कर रहे हैं, मतलब सही ढंग से उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, है ना, और विवेकपूर्ण उपयोग कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, बल्कि हम अपने अगर भावी पीढ़ी तक, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उन तक अगर हम प्राकृतिक संसाधन को पहुंचाना चाहते हैं, बचा कर रखना चाहते हैं, तो हमें संसाधन का, साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधन के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया। तो इन संसाधन का हम लोगों को क्या करना चाहिए? विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, यानी कि जितना जरूरत है उतना ही उपयोग करना चाहिए, एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना चाहिए। ये आपका कहलाएगा क्या? विवेकपूर्ण उपयोग कहलाएगा। ऐसा हम लोगों को करना चाहिए ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां होंगी उन तक ये संसाधन मौजूद रहे, पहुंचा पाए। देखते हैं हम लोग आंसर, उत्तर क्या आएगा? संसाधन एक महत्वपूर्ण अवयव होता है। संसाधन एक महत्वपूर्ण अवयव होता है। इस पर ही किसी देश का विकास निर्भर करता है, किसी भी समाज और किसी भी राज्य का विकास निर्भर करता है ना। प्राकृतिक संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। पहला आपका मानव निर्मित संसाधन भी आपका संसाधन है, ओके, जो मानव के द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि आपका पंखा हो गया, टेबल, बेंच, डेस्क, पैनल जो है
किसके द्वारा बनाया गया? मानव के द्वारा बनाया गया। इसमें से आपका प्राकृतिक संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। अगर आगे बात करें प्राकृतिक संसाधन प्रकृति द्वारा, प्रकृति कहने का अर्थ यही है कि मैंने जो आपको पीछे बताया, ईश्वर अल्लाह के द्वारा दिया हुआ मुफ्त में क्या है? उपहार स्वरूप हम लोगों को मिला है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी प्राकृतिक संसाधन जो ईश्वर हमें मुफ्त में उपहार स्वरूप दिया, क्या कहलाता है? तो प्राकृतिक संसाधन। आगे हम लोग बात करें तो प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण अति आवश्यक है। क्या है? एकदम हम लोगों की नेसेसरी हम लोगों के लिए कि हम लोग उसका क्या करें? तो संरक्षण करें, नहीं तो ये होगा कि हमारे आने वाली पीढ़ी में उनका प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जाएगा और हम लोगों को भी क्या करेंगे? तो पोषेंगे, है ना। आगे देखिए, क्योंकि यह संसाधन हमारे पर्यावरण में सीमित मात्रा में उपलब्ध है। क्या है? सीमित मात्रा में है, असीमित मात्रा में नहीं है ना। आगे बात करें हम लोग तो आगे आपका निकल के आता है, वैसे तो हमें प्रकृति एवं मानव दोनों संसाधनों का हम लोग क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए, है ना। पर्यावरण को संतुलित एवं भावी पीढ़ी तक संसाधन को बचाए रखने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो प्राकृतिक संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, ना कि अविवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। अगर अविवेकपूर्ण उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये संसाधन समाप्त हो जाएंगे और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है इन संसाधनों से वंचित हो जाएगा। ओके साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी का दूसरा प्रश्न भी क्लियर होगा और आशा करूंगा कि इसी लेक्चर में आप सभी को याद भी हो रहा होगा, है ना। आगे देखिए, संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है? यह प्रश्न आपका 2022 में पूछा गया है कि संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। क्यों संसाधन का संरक्षण हम लोगों को करना चाहिए? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आपका दूसरा जो प्रश्न था उसी से रिलेटेड आपका तीसरा भी प्रश्न है कि हम लोगों को अगर संसाधन का संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं ये सब क्या हो जाएगा? तो संसाधन से वंचित हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आगे आप सभी को पीछे मैंने जो समझाया वो समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है उत्तर। देखिए, तो संसाधन का संरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि हम भविष्य में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर संसाधन का संरक्षण करेंगे तो इसका उपयोग हम लोग भविष्य में करेंगे, अन्यथा इसका उपयोग हम लोग भविष्य में नहीं कर पाएंगे। अगर भैया बचा के नहीं रखोगे संसाधन को तो आगे चल के अपने भविष्य में और भावी पीढ़ी के द्वारा इसका उपयोग नहीं कर पाओगे अगर इसका संरक्षण नहीं करोगे। तो आगे देखते हैं, अगर हम अपने संसाधनों का संरक्षण करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी जो भी होगी उसका इस्तेमाल कर पाएगी और हम उन्हें सबसे अच्छा तोहफा दे पाएंगे। क्या दे पाएंगे? तोहफा दे पाएंगे। अगर मान लिया जाए कि आप सुने होंगे कि कई विश्व के कई सारे ऐसे देश हैं जो क्या हो गया है? तो जल के कमी के कारण परेशान है। क्या है? जल के कमी के कारण परेशान है। अगर हम लोग भारतीय लोग अगर जल का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं करेंगे तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी उनको भी जल के समस्या का क्या करना पड़ेगा? तो सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं और आपका पूरा चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग, उसमें आपको इसी बात पर जोर दिया गया है कि भाई चाहे जैसे भी हो आप संसाधनों का संरक्षण करो, नहीं तो आप सभी को इसका बहुत बुरा असर झेलना पड़ सकता है। आगे देखते हैं, तोहफा दे पाएंगे। सभी तरह की विकास की गतिविधियां के लिए संसाधनों का इस्तेमाल जरूरी है। देखते होंगे आप कि जिस भी देश में चाहे मानव निर्मित संसाधन हो या फिर प्राकृतिक संसाधन हो, जितना अधिक होगा वह देश उतना ही डेवलपमेंट होगा, उतना ही विकसित होगा, उतना ही विकासशील वह देश माना जाएगा। जिस देश में संसाधन नहीं होगा उस देश का विकास कम हो पाएगा। जैसे कि आप स्पष्ट रूप से आपके सामने उदाहरण देखा गया है बिहार का।
बिहार में आपका इकोनॉमिक्स में मैं पढ़ाया था आपको कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण कहीं न कहीं इनडायरेक्ट रूप से आपका या फिर डायरेक्ट रूप से बिहार के पिछड़ेपन का कहीं न कहीं कारण ये संसाधन भी है, क्योंकि बिहार में जनसंख्या अधिक है और इसके पीछे जितना जनसंख्या के मुताबिक संसाधन होना चाहिए था उतना संसाधन नहीं है। ये बिहार के पिछड़ेपन का एक कारण जरूर है। कौन सा? तो आपका संसाधन। आगे बात करें, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये तीसरा प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग देखें तो अगला आपका प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, मृदा निर्माण के कारकों का उल्लेख कीजिए। ये आपका 2019 में पूछा गया है। मृदा मतलब होता है मिट्टी। क्या होता है साथियों? मिट्टी होता है। और आपको मैंने मृदा के बारे में डिटेल से पढ़ाया था। उम्मीद करता हूं कि वो वाला भी आप सभी को याद होगा। तो मृदा की बात करें तो भारत में 10th में जो आपको करना है कुल कितने प्रकार के मृदा बताए गए हैं। तो भारत में आपका जलोढ़ मृदा है ना, लेटेराइट मृदा, काली मृदा है ना, इन सभी प्रकार से आपका मृदा के बारे में बताया गया। तो आपका बताया ये गया है, यहाँ पर पूछा ये गया है कि मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है। ये बताइए आप हमें कि मृदा का निर्माण आखिर होता कैसे है। तो मैं आपको बता दूं कि पहाड़ों के टूटने फूटने से हजारों करोड़ों वर्ष उपरांत क्या होता है साथियों? तो मृदा का निर्माण होता है, यानी कि मिट्टी का निर्माण होता है साथियों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बेसिकली समझ में आया होगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अपने उत्तर को। तो उत्तर क्या कहता है आपका? मृदा का निर्माण भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं से हजारों करोड़ों वर्ष के उपरांत संपन्न होता है साथियों। क्या होता है? मृदा जब पर्यावरण में भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं जो होती रहती है, घटनाएं जो घटित होती रहती है, इसके कारण क्या होता है? तो हजारों करोड़ों वर्ष उपरांत क्या हो पाता है साथियों? तो आपका मृदा का निर्माण हो पाता है। मृदा की निर्माण की क्रियाएं जो है साथियों संपन्न हो पाती है। आगे हम लोग बात करें साथियों तो मृदा चट्टानों के टूटने फूटने के उपरांत यानी कि टूटने फूटने के बाद बनता है और इसमें कई सारे जीवाश्म ईंधन भी पाए जाते हैं, जो कि आपका यहाँ पर बेसिकली आपसे यह पूछा गया है कि मृदा का निर्माण के कारकों का उल्लेख करना है कि आप सभी को मृदा के निर्माण में कौन कौन सा आपका कारक सहयोग करता है। तो आपका जो कारक है आपका जलवायु। कौन सा है साथियों? जलवायु पहला कारक है। मूल चट्टान है। क्या है? मूल चट्टान। इसके बाद अगर बात करें तो आपका वनस्पतियां भी है। इसके बाद अगर चौथा कारक की बात करें तो आपका समय भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? समय भी हो जाएगा। अगर इसके आगे बात करें साथियों तो आपका पांचवा कारक जो है साथियों भू आकृति है, यानी कि भूमि का बनावट भी है। कौन सा कारक? किसका कारक? तो आपका मृदा के निर्माण के कारक है। कौन सा? ये 5 कारक आपको दिए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये पांचों के पांचों कारक समझ में आए होंगे और याद भी होंगे। पहला जलवायु, दूसरा मूल चट्टान और तीसरा आपका वनस्पति, चौथा आपका समय और पांचवा आपका भू आकृति। ये 5 कारक है किसके लिए? तो मृदा निर्माण के लिए। किसके लिए? मृदा निर्माण के लिए। और मृदा का निर्माण जो होता है साथियों हजारों करोड़ों वर्ष लगता है मृदा के निर्माण होने में, तब जाके मृदा का निर्माण हो पाता है। आगे हम लोग देखें अगला आपका क्या निकल के आता है। तो अगला जो है आपका 5वां प्रश्न निकल के आता है साथियों। अगर आप सभी को बेसिकली समझ में आ रहा होगा और याद हो रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप सभी को लेक्चर पसंद आ रहा है साथियों तो आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे साथियों। अगला और 5वां आपका प्रश्न क्या निकल के आता है। तो आपका अगला और 5वां प्रश्न है जलोढ़ होगा। क्या होगा साथियों? यहाँ पर आपका जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं? इस मृदा में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? यह भी प्रश्न आपका 2017 में पूछा गया है। कब पूछा गया साथियों? तो 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है कि आखिर जलोढ़ मृदा होता क्या है? क्या होता है जलोढ़ मृदा? इसके बारे में इस क्वेश्चन में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये भी चर्चा करेंगे कि जलोढ़ मृदा में कौन कौन सा फसल उगाया जाता है, किस किस फसल का उत्पादन किया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग बेसिकली अध्ययन करेंगे, है ना। आगे देख लीजिए आपका ये प्रश्न हम लोग क्या करेंगे तो देख ही लेते हैं ना। ये प्रश्न देख लेते हैं। जलोढ़ मृदा भारत की सबसे अधिक उपजाऊ
वाली मृदा मानी जाती है। क्या मानी जाती है? सबसे अधिक उपजाऊ वाली मृदा मानी जाती है। इसका निर्माण पहाड़ के टूटने तथा सिल्ट एवं बालू से हुआ है। किससे हुआ साथियों? सिल्ट एवं बालू से हुआ है। हम जानते हैं कि सभी मृदा का निर्माण जो हुआ है हजारों करोड़ों वर्ष के उपरांत हुआ है। जलोढ़ मृदा का विस्तार भारत के कई राज्यों में देखा जा सकता है, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार है, साथ ही साथ पंजाब भी बताया गया है कि जलोढ़ मृदा यहाँ भी पाया जाता है। और अगर बात करें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल तथा असम के साथ साथ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में पाया जाता है। अगर हम लोग अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो है किस किस फसल का इसमें उत्पादन किया जाता है, तो जलोढ़ मृदा में तंबाकू, गेहूं, बाजरा, चना, सोयाबीन, कपास, सरसों, मूंगफली, तिल, जौ, मक्का, तिलहन यानी कि जिससे हमें तेल की प्राप्ति हो वैसा फसल, साथ ही साथ आपका दलहन जिससे हमें दाल की प्राप्ति हो साथियों। उसके बाद आपका सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाने के बाद हम लोग धान एवं गन्ना का भी उत्पादन इस फसल में और इस मृदा में हम लोग कर सकते हैं, है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपको मैंने बताया ये यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। तब तक के लिए अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।